नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर फरीदाबाद से है, जहां पर सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर सीएम ने योजनाओं का शुभारंभ किया है। तीसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अग्निपथ योजना बंद होने की मांग की है। चौथी खबर पलवल से है, जहां पर अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि हरियाणा के फरीदाबाद में 2 फरवरी से 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की शुरुआत हो गई है, जो 18 फरवरी तक चलेगा। आपको बताते चले कि जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस मेले का शुभारंभ किया। इस बार मेले में कम से कम 20 देश और भारत के सभी राज्य भाग ले रहे हैं। इस बार मेले की थीम नॉर्थ गुजरात स्टेट पर है, यानी कि आपको मेले में गुजराती कल्चर की छाप नजर आएगी और यहाँ के खास सामान भी देखने को मिलेंगे। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। ये तस्वीरें सूरजकुंड मेले की हैं, जहां पर गुजरात की थीम पर मेले का आयोजन किया गया है। मेले में 20 देशों ने जो है वो भी भाग लिया। 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीरें सूरजकुंड मेले की हैं, जहां पर 20 देश ले रहे हैं हिस्सा और साथ ही गुजरात की थीम पर इस मेले का आयोजन किया गया है। यहां पर आपको सूरजकुंड मेले का 37वें आगाज हो चुका है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये शुभारंभ भी किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि सूरजकुंड मेले की हैं, जहां पर शॉप लगती हुई नजर आ रही हैं और आपको गुजरात की थीम पर ये मेले का जो थीम है वो रखा गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें सीधे सूरजकुंड मेले की हैं, जहां पर गुजरात की थीम को लेकर सूरजकुंड मेले को सजाया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोनू पंचाल जुड़ चुके हैं। मोनू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है, तो क्या कुछ नजारा है वहां का? हो चुका क्योंकि 37वां सूरजकुंड मेला लग रहा है और ये लग चुका क्योंकि आज भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है रिबन काट करके 37वें सूरजकुंड का आगाज वो कर दिया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात की जाए वो भी यहाँ पर मौजूद है, चाहे गवर्नर की बात की जाए जो है वो गवर्नर भी यहाँ पर मौजूद है, राष्ट्रपति भी मौजूद है। तो तमाम जो यहाँ पर तरीके से मौजूद है वो चाहूंगा होनी शुरू हो गई है यहाँ पर पूरी तरीके से। और आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि सभी देशों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं अपनी स्टॉलों पर जो है वो दुकानें लगानी शुरू कर दी है। किस तरीके से आगाज हो गया जनता को कर दिया गया है। मोनू पंचाल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि गुजरात की थीम पर यह आयोजन किया गया है, तो गुजरात की क्या क्या प्राचीन चीजें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं? देखिए, गुजरात की बात की जाए क्योंकि गुजरात की थीम है इस बार, गुजरात को जिस तरीके से थीम यहाँ पर है तो गुजरात की जो अलग अलग तौर तरीके हैं, रहन सहन है, वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। चाहे सबसे बड़ी गुजरात की बात की जाए तो गरबा सबसे ज्यादा मशहूर डांसर जो है वो यहाँ पर मशहूर है, तो वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है। खान पान की बात की जाए तो वो भी इडली डोसा इस तरीके के जो खाने का आइटम है वो भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं। हाथ की कलाकारी यहाँ पर गुजरात की वो यहाँ पर दिखाई गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि सूरजकुंड में सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिलेगी, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनका भी यहाँ पर स्टॉल लगाई गई है, क्योंकि वहाँ भी सेल्फी पॉइंट वो यहाँ पर दिखाए, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री है रहे थे पहले जो नरेंद्र मोदी, और आज जो है भारत के प्रधानमंत्री है, तो वहाँ पर भी सेल्फी लेने को लेकर के भी एक पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है गुजरात की तरफ से। पूरी तरीके से यहाँ पर गुजरात की तरीके से अलग अलग आइटम, अलग अलग यानी हरियाणा में ही पूरा गुजरात आप देख सकते हैं। जी मोनू पंचाल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं? देखिए, आज जो है आज पहली बार जो है मेले की शुरुआत हुई है, तो कहीं ना कहीं अभी संख्याओं की बात की जाए तो संख्या में अभी स्टॉल लगनी शुरू यहाँ पर हो चुकी है और जो है कहीं ना कहीं जिस
तरीके से जनता के लिए अभी खोला है, तो जो है ऐसी भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन अब से होली शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, उनका भाषण सुनने के लिए यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल, उनकी जो है भाषण यहाँ पर सुनने के लिए पहुंचे। कहीं ना कहीं इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से क्या क्या खासियत है इस यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री है, चाहे मंडली यात्रा के गवर्नर है, वो यहाँ पर साफ तौर से बखान करते हुए हरियाणा के कुंभ मेले की साफ तौर से देखे जा सकते हैं। अगर बात की जाए धार्मिक स्थलों की, तो मोनू पंचाल जी, आप जानना चाहेंगे कि वहां पर तीर्थ स्थल भी क्या दिखाए गए हैं? क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में अगर बात की जाए गुजरात की, तो सोमनाथ मंदिर बहुत ज्यादा प्रचलित है, तो क्या उसकी भी थीम वहां पर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है गुजरात का, और यहाँ पर वो गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है वो यहाँ पर दर्शाया गया है पूरी तरीके से। आप इस गुजरात के जाएगी, हरियाणा में भले ही सूरजकुंड का मेला लगा हो, लेकिन गुजरात भी पीछे नहीं, क्योंकि गुजरात पूरी तरीके से सूरजकुंड पर पूरी तरीके से कब्जा हुआ। चाहे वो सोमनाथ मंदिर की बात की जाए, चाहे वो डिजाइनिंग की बात की जाए, चाहे वो गुजरात के गरबे की बात की जाए, जिस तरीके से वहाँ का डांस जो डांसर होता है, कलाकारों की बात की जाए, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट से जो आइटम है उनकी बात की जाए, तो पूरी तरीके से यहाँ पर आधे हिस्से में अगर देखा जाए तो गुजरात सूरजकुंड मेले में दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी बात की जाए तो जिस तरीके से तन्नाजिया जो देश है वो भी यहाँ पर पीछे नहीं है, क्योंकि 50 देश यहाँ पर जो है वो कलाकार यहाँ पर 50 देशों के कलाकार यहाँ पर पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं अलग अलग आइटमों को, यानी कि सूरजकुंड में पूरी देश की कलाकारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अलग अलग जो संख्या है वो क्योंकि इस बार अलग हटकर के सूरज। जी मोनू पंचाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि हरियाणा में संस्थागत शहरी विकास और नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टिगत अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की कड़ी में एक बार फिर से सीएम मनोहर लाल ने 17 जिलों की 264 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया है। इनमें से नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग की 91, शहरी स्थानीय विभाग की 173 कॉलोनियां शामिल हैं। हम लोगों ने सुशासन की दृष्टि से कुछ नई स्कीम्स का लॉन्च किया है। कुछ काम पहले से जो चल रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला अनऑथराइज कॉलोनीज को अप्रूव करने का जो सिलसिला हमारा 17/8/23 में पहले फेज का शुरू किया था। लगभग 2000 से ऊपर कॉलोनीज ऐसी उस समय चिन्हित की गई थी जिनको अप्रूव करना है। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उसी क्रम में आज छठा फेज, जिसके अंदर अर्बन लोकल बॉडीज और टाउन कंट्री प्लानिंग दोनों विभागों ने मिलकर के और 264 नई कॉलोनीज को अप्रूवल की लिस्ट में ये डाला गया है। इन कॉलोनीज को जैसे जैसे हम अप्रूव कर रहे हैं वैसे वैसे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इस साथ साथ दे रहे हैं। अभी तक 438 करोड़ रुपए की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दी जा चुकी है, जिसमें से 54 करोड़ रुपया ये रिलीज कर दिया गया है। और इसी प्रकार से हम सब कॉलोनीज का एक योजना बना करके सारे काम को करते चले जाएंगे। ऐसे ही हाउसिंग फॉर ऑल के माध्यम से जो बेघर लोग हैं उनको पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने योजना चलाई थी। अभी मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरों में अथवा गांवों में जिन लोगों के पास अभी भी मकान नहीं है और जिनकी आय 1,80,000 रुपए से वार्षिक कम है, ऐसे सब लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। 2,80,000 ऐसे परिवार अभी तक मिले हैं जिनको प्लॉट अथवा फ्लैट इसमें सरकार सहायता करेगी। आज उसके पहले चरण में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 14 शहरों में 10,000 प्लॉट्स ये अवेलेबल करा दिए गए हैं और वो आज से उसका रजिस्ट्रेशन ये शुरू कर दिया है। इस रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले एक प्रारंभिक राशि 10,000 रुपया लोगों को जमा करा करके और जिस शहर में जो प्लॉट उपलब्ध हैं उनमें अपना प्लॉट चिन्हित करके वो रजिस्ट्रेशन करेंगे और टोटल ऐसी रजिस्ट्रेशन का समय अवधि 15 दिन के बाद इन सब शहरों के प्लॉट्स को और अलॉट कर दिया जाएगा और इनकी बैंकों से
व्यवस्था करा करके इनकी शेष राशि बैंकों इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता ओपी शर्मा जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि शहरी आवास के तहत लोगों को अनधिकृत कॉलोनियों को जो है वो रहने के लिए दिया गया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास है? कल हरियाणा के मुख्यमंत्री अंकिता, आवाज में थोड़ी दिक्कत है। देखिए, अगर कल की हम बात करें तो कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो है वो अभी भी ठीक नहीं हुई। जी, आपको आवाज हमें मिल रही है, आप बोलिएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो है वो कल 200 जो है कुछ कॉलोनियों का जो रेगुलाइज किया हरियाणा में। पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जो सर्वे करवाया गया था और इस सर्वे में करीबन 4000 के आसपास कॉलोनियां जो अवैध पाई गई थी, जो पिछली सरकारों में जो है नियमों को ताक पर रखकर जो है वो प्रॉपर्टी डीलर्स की तरफ से बनाई गई। तो अब इसमें आज आबादी का एक बड़ा तबका जो है रहने लगा, तो ऐसे में इनको बेघर करना ठीक नहीं है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कॉलोनियों को नियमित करने के लिए वर्तमान सरकार ने कुछ जो है वो नियम बनाए थे और नियमों पे खरी उतरने वाली कॉलोनियों को जो है वो नियमित किया जाता है। अगर हम कल की बात करें तो कल मुख्यमंत्री ने करीबन 350 के आसपास कॉलोनियों को जो है वो नियमित किया था। अब तक हरियाणा में करीबन 2101 कॉलोनियों को जो है नियमित कर दिया है। साथ ही इसके अलावा इन कॉलोनियों के अंदर जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं, सीवरेज, पानी या बाकी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह समस्या, तो इसके लिए भी करीबन 500 करोड़ रुपए के आसपास का जो है वो बजट जो है निर्धारित किया गया। साथ ही अब तक कुल मिलाकर अगर हम कल नियमित हुई है उन कॉलोनियों को भी जो है वो में जो आधारभूत ढांचा जो स्थापित करने के लिए जो है वो ग्रांट्स का आवंटन भी शुरू हो गया। करीबन 53 करोड़ रुपए के आसपास का जो पैसा है वो आवंटित कर दिया गया। और अभी फिलहाल हरियाणा में करीबन 2000 कॉलोनियां और ऐसी बची हुई हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में ये कॉलोनियां भी जो है वो कहीं ना कहीं नियमित हो जाएंगी। जो सरकार के जो गाइडलाइंस बनाए हैं उनके ऊपर जो कॉलोनियां खरी उतरेंगी उनको जो है वो नियमित कर जाएगा। जी, जैसा कि आपने बताया कि मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का शुभारंभ किया गया, तो ऐसे में जनता की क्या कुछ कहना है? देखिए, इस मामले में जाहिर सी बात है कि जनता खुश होगी, क्योंकि उन्होंने जो प्रॉपर्टी डीलर से प्लॉट खरीदे थे तो एक अवैध कॉलोनी थी, कोई सड़क वगैरह जो प्रॉपर्टी डीलर ने एक बार वहां पर बना कर दी थी, उसके बाद से जो है वहां पर किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ। ये लोग जब बिजली का बिल या पानी का कनेक्शन की मांग सरकार या स्थानीय जो डिपार्टमेंट होता है, नगर निगम काउंसिल या फिर कमेटी, उसके पास जाते हैं तो इन लोगों को यह कहकर वापस भेज दिया जाता था कि आपकी कॉलोनी जो है वो नियमित नहीं है, ये जो कानूनों को ताक पर रखकर बनाएगी, तो ऐसे में इनके अंदर जो है सुविधाएं नहीं दी जा सकती। तो लेकिन अब जब ये कॉलोनी सरकार की तरफ से जो करीबन 4000 कॉलोनियां जो सर्वे में नियमित करने के योग्य पाई गई है, उन सभी को सरकार नोटिफिकेशन जारी करके उनको अपने जो स्थानीय निकाय है उसका हिस्सा मान लेगी, तो एक तरह से इन लोगों का एक जो कानूनी अधिकार जो बनता है वो उनको इनसे जो है वो इनका बन जाएगा और वो देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। साथ ही जिन कॉलोनियों को गैर कानूनी कॉलोनियों को सरकार ने अब तक नियमित कर दिया, इन कॉलोनी के ऊपर मामूली शुल्क भी लगाया गया। इनकी जो प्रॉपर्टी आईडी बनाई जाएंगी या इनके जो भी इनके नगर को नाम दिया जाएगा, उन सभी को लेकर एक मामूली शुल्क जो है वो लिया जाएगा। साथ ही इनकी जमीन की जो रजिस्ट्री होगी उसको लेकर भी जो है बैकडेट से जो है वो थोड़ा सा जो स्टाम्प ड्यूटी है वो भी इनसे ली जाएगी। तो कहा जा सकता है कि इनसे मामूली सी एक अमाउंट लेकर इन कॉलोनियों को जो बेसिक सुविधाएं, सीवरेज, पानी, स्ट्रीट लाइट, पार्क, हॉस्पिटल आदि की जो भी सुविधाएं हैं वो इनको दी जाएंगी। जैसा कि आपने शुल्क की बात की है, तो अमूमन कितना शुल्क लिया जा सकता है? देखिए, अगर हम शुल्क की बात करें तो इसके बारे में कोई एक निर्धारित पैरामीटर नहीं है, लेकिन हर जिले के अंदर जो एक कलेक्ट्रेट रेट होता है वो एक डीसी के अध्यक्षता में कमेटी बनी होती है, उसका एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट रेट वो हर साल बनाते हैं कि अमुक किस जिले के अंदर, किस इलाके के अंदर जो है जमीन की आज के हिसाब से जो है कितनी लागत है। ये अलग अलग हो सकती है। गुरुग्राम की बात करें तो
एनसीआर का इलाका है, तो इन इलाकों में जमीन जो काफी महंगी हो सकती है। अगर हम यही मेवात की या फिर सिरसा फतेहाबाद की बात करें, जो आमतौर पर थोड़े से पिछड़े इलाके माने जाते हैं, उनका जो कलेक्टर रेट है वो कम हो सकता है, लेकिन परसेंटेज जो वो कहीं ना कहीं जो 7 से 8 4% जो लिया जाता है वही इनसे जो है वो लिया जाएगा। तो अब फिलहाल ये नहीं कह सकते कि इलाका वाइज एक मुश्त किसी तरह का जो है इनसे शुल्क लिया जाएगा। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग बचे हुए लोग हैं उन्हें आवास कब मिलेगा? अगर हम बाकी जो करीबन 2000 के आसपास जो कॉलोनियां, अवैध कॉलोनी है जो बच गई हैं, उनको अगर नियमित करने की बात करें तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उन कंपनियों के भी जो उन कॉलोनियों के जो आवेदन है वो सरकार के पास जो है आए हुए हैं। उनकी बकायदा जो संबंधित यूएलपी की है या टाउन कंट्री प्लानिंग का एरिया है या जिस भी यूएलपी डिपार्टमेंट के तहत जिले में वो आती है, तो वहां पर उनकी जो है वो एक जांच जो वो की जा रही है, क्या ये पैरामीटर पर जो है वो खरीद करती है, क्योंकि सरकार ने जो कलेक्ट्रेट रेट और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कॉलोनियों के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिस तरह 6 फुट का रोड वहां पर पार्क के लिए क्या कॉलोनाइजर ने जगह छोड़ी। तो ये तमाम कुछ बेसिक शर्तें हैं जो उन शर्तों को पूरा करता है, और जैसे जैसे ये काम सरकारी विभाग वेरिफिकेशन करते रहेंगे वैसे वैसे कॉलोनियों को है जो वो नियमित कर दिया जाए। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अनधिकृत कॉलोनियों को जो नियमित करने के लिए एक बार फिर से इसके पहले कब किया गया था नियमित? देखिए, समय समय पर हरियाणा के अंदर जितनी भी अनियमित इरेगुलर कॉलोनियां जो बनी थी उन सभी का हरियाणा सरकार की तरफ से एक सर्वे कराया गया था, और 4000 से के आसपास कुछ ऐसी कॉलोनियां मिली थी जो अवैध तौर पर जो है बनाई गई थी। इसके बाद सरकार ने इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए टाउन कंट्री प्लानिंग, यूएलपी, एचएसआईडीसी तमाम जो बड़े अधिकारियों को मिलाकर एक कमेटी का गठन किया, और इस कमेटी ने जो ये करीबन 4000 अवैध कॉलोनियां जो हरियाणा में बनी हुई हैं इनको नियमित करने का जो है एक नियम या फिर गाइडलाइन फ्रेम करने को कहा था, वो गाइडलाइन फ्रेम हो चुकी है, और समय समय पर जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो इन कॉलोनियों को जो पैरामीटर पे खरी उतरती हैं उनको नियमित करते रहते हैं। अगर हम कल की बात करें, कल 270 के आसपास कॉलोनियों को नियमित किया गया। इससे पहले भी जो है 300 कॉलोनियों को करीब 3 महीने पहले जो है नियमित किया गया। इसी प्रकार अगर माने तो पिछले साल के अगर हम 2023 की बात माने तो करीबन 1000 के आसपास कॉलोनियों को जो है सरकार ने जो है वो नियमित किया। जी, ओपी शर्मा जी बने रहिए आप हमारे साथ। अभी तो बढ़ते हैं आगे। जैसे जैसे चुनावी समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मांग की है कि अग्निपथ योजना को बंद किया जाए, नियमित भर्तियों को बहाल किया जाए। आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा वैसे वैसे नेताओं की बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं, और इसी कड़ी में अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मांग की है। आप देख सकते हैं कि एक मांग पत्र लिखा गया है और उस मांग पत्र के तहत में अग्निपथ योजना को बंद किए जाने की मांग की गई है। इसी खबर पर ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ओपी शर्मा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अग्निपथ योजना को बंद करने की मांग की जा रही है, तो इसकी क्या वजह है? देखिए अंकिता, कहीं ना कहीं अगर मैं सांसद दीपेंद्र हुड्डा के जो ये मांग की गई इसको मैं पूरी तरीके से राजनीतिक प्रेरित बताऊंगा, क्योंकि 21 साल जो है 15 मार्च के बाद कभी भी देश में आचार लग सकते हैं, और उसके बाद जो है चुनाव हुए, तो ऐसे में चुनाव के अंदर फायदा उठाने के लिए कहीं ना कहीं जो पूरी कांग्रेस है वो जो अग्निपथ योजना है इसका जो है वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती की जाएगी और उसके बाद उसमें से करीबन 75% युवाओं को जो है वो घर भेज दिया जाएगा। तो इसको जो कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बनाने की जो है मांग कर रही है। खुद जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हैं वो भी अपनी यात्राओं के दौरान इसको वापस लेने का जो है वो ऐलान कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त कांग्रेस किसी भी सूरत में अपने रिवाइवल के लिए अपने हर उस मुद्दे को हथियाना चाह रही है जो उनके लिए बेनिफिट है। अगर ऐसे में देश का बड़ी तादाद में जो 40-30% के आसपास से युवा वोटर्स जो है 30 साल से नीचे के, तो ऐसे में अगर उनका इंसाफ मिलता तो शायद जो लोकसभा चुनाव में जो है वो तस्वीर बदल जाए, या फिर कांग्रेस का जो 2014 और 2019 में जो प्रदर्शन रहा है
उसमें जो है कुछ ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिख जाए। जी, बात की जाए कांग्रेस की, तो क्या कांग्रेस छात्रों को साधने की कोशिश कर रही है? क्योंकि लोकसभा अभी चुनाव नजदीक है, इसको लेकर ये एक स्टंट भी माना जा सकता है क्या? अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो अब कांग्रेस की नजर उन सभी बड़े तबकों के, उन बड़े वर्गों के ऊपर है जो कहीं ना कहीं सरकार से नाराज है। क्योंकि अग्निपथ योजना में 4 साल के लिए जिस युवा का चयन हुआ, अगर कोई युवा 21 साल का लगता है तो 24 साल का जो है वो रिटायरमेंट होकर वापस आ जाए। अगर आने के बाद उसको एक्स सर्विसमैन की बात करें या बाकी जितने भी तरह की कैंटीन सुविधाएं या और पेंशन की सुविधाएं करें, वो उनको किसी तरह का कोई बेनिफिट जो वो नहीं दिया जाएगा। और इससे हो सकता है कि कहीं ना कहीं युवा जो है जरूर नाराज दिखेंगे। आपको पता है कि जब ये योजना अग्निवीर योजना लागू की गई थी तब इसका व्यापक तौर पर विरोध हुआ था, देश के कई हिस्सों में तोड़फोड़ हुई थी। तो माना जा सकता है कि यूथ कहीं ना कहीं जो अग्निवीर योजना है इसके जो खिलाफ है, लेकिन इसका कांग्रेस कितना फायदा जो आगामी लोकसभा चुनाव में उठा पाएगी, कहना अभी जल्दबाजी होगी और चुनाव के बाद ही कुछ पता लगेगा। क्योंकि देश में जितने भी अब तक के विधानसभा चुनाव हुए अग्निपथ को लागू करने के बाद, उनमें बीजेपी या तो सत्ता में वापसी की है या फिर उनको पिछली बार के मुकाबले ज्यादा मत प्रतिशत और ज्यादा जो है विधायकों इनके जो है जीत कर सामने आए। तो ऐसे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल होगा, लेकिन चुनाव के बाद ही असली असर जो कांग्रेस ने मुद्दा उठाया इसका क्या असर पड़ता है वो बाद में पता लगेगा। जी, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। पलवल की जिला अदालत ने नाबालिग लड़की का घर से अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह सजा सुनाई है और साथ ही दोषी पर 15,000 का जुर्माना लगाया है। अदालत ने लड़की के माता पिता को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी निर्देश दिए हैं। दोषी विनोद, रेजिडेंस ऑफ विलेज नंगला बागपुर, 1/6/2019 को रात को पीड़िता को बेला पुरस्कार कर, जिसकी उम्र करीब 16 साल की है, उसको ले जाता है। उसके साथ पहले तो दुष्कर्म करता है, उसके बाद उसका मर्डर कर उसकी डेड बॉडी को रेलवे ट्रैक पर रख देता है। और 2/6/2019 को ये पीड़ित परिवार को मोबाइल फोन से सूचित भी करता है और उसके बाद पुलिस जो है 3 तारीख को रेलवे ट्रैक से डेड बॉडी बरामद करती है, सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देती है। पीड़ित परिवार को पता लगता है कि एक डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पर प्राप्त हुई है, जिसको शिनाख्त के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं और पहचानते हैं कि ये हमारी बेटी है, पीड़िता ही है, उनके ही परिवार से। फिर इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रवीण आहूजा जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अपहरण कर दुष्कर्म किया गया और आरोपी को फिर गिरफ्तार भी किया गया और आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी गई है, तो क्या है पूरा मामला? जी, मैं बता देना चाहता हूं कि ये मामला पलवल क्षेत्र के चांदहट गांव के आसपास का मामला है। वहां से ये आरोपी जो है काफी लंबे समय से जो मामला बताया गया था, जिसको लेकर बताया जाता है कि इसने सबसे पहले उसको बुलाकर नाबालिग लड़की को पहले बुलाया गया, उसके पहले अपहरण किया गया। उसके बाद इसने उसको दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करके जो उसका शव था उसे वो पलवल और एक असाडी रेलवे स्टेशन के बीच में रेलवे ट्रैक पर डालकर छोड़कर चला गया था। लेकिन पुलिस पहले इस पर कार्रवाई दूसरी तरीके से कार्रवाई एंगल से कर रही थी, लेकिन जब उन्हें पूरी कार्रवाई देखा, जब इसकी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जब इसमें कार्रवाई की गई तो इसमें मुकदमा दर्ज करेगी, आरोपी जांच शुरू गई तो पता लगा कि मोबाइल के माध्यम से जब पुलिस ने ट्रेस किया तो पता लगा तो इसमें ये जो आरोपी है इसी लड़के को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तब जाके इस मामले का खुलासा हो पाया। तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से पलवल की फास्ट ट्रैक कोर्ट में लागू मामला जब दिया गया तो उसमें अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश प्रशांत राणा ने कल आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जो कि बहुत बड़ी सजा है। और सबसे बड़ी बात है कि आरोपी के ऊपर 15,000 का जुर्माना भी किया और जो पीड़िता परिवार है उसको
अदालत की ओर से 25 लाख रुपए की राहत राशि देने का भी आदेश जारी किया है, जो कि कहीं ना कहीं पीड़िता परिवार को भी कहीं आर्थिक मदद मिल सके। जी बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।